हर दोपहर के ठीक 12 बजते ही मेरे बैंक अकाउंट में सीधे 1 करोड़ रुपए आ जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि पूरा पैसा मुझे उसी दिन खर्च करना होगा, वरना मेरी सिस्टम रेटिंग 0 हो जाएगी। और तो और एक रिवॉर्ड बॉक्स तक खोलने को नहीं मिलेगा। हर दिन रिफ्रेश होने वाले इस गजब के चीट कोड को बचाए रखने के लिए मैंने रातों रात कंपनी के फालतू ओवरटाइम को लात मार दी और एक बेहद खूबसूरत लड़की को साथ लेकर मैं सीधे एक आलीशान लग्जरी शोरूम में घुस गया। 4 लाख के ब्रांडेड कपड़ों से लेकर 6 लाख के एलवी के बैग तक मेरी पलक तक नहीं झपकी। इसने न केवल वहां की सभी सेल्स गर्ल्स के होश उड़ा दिए, बल्कि मेरे साथ आई उस लड़की को भी पूरी तरह मेरा मुरीद बना दिया। लेकिन ये अभी भी काफी नहीं था। सबसे ऊंचे लेवल का कलर्ड ट्रेजर बॉक्स पाने के लिए मैं सीधे एक महंगी घड़ियों की दुकान में चला गया और दुनिया भर में सिर्फ 20 पीस बनी 67,50,000 की कीमत वाली टूरबिलॉन नंबर 3 घड़ी की तरफ इशारा करते हुए मैंने एक ऐसा हैरान करने वाला कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। मैंने मन में कहा, रिवॉर्ड बॉक्स खोलो। पहली बार खुल रहा है और ये हायर स्टैंडर्ड पर आकर रुका। मुझे आइटम प्राप्त हुआ, फेरारी 812 जीटीएस, कीमत 1,03,70,000 रुपए। ओह माय गॉड, यह तो दमदार V12 इंजन वाली शानदार फ्लैगशिप स्पोर्ट्स कार है। मैं अभी सोच ही रहा था कि कार की डिलीवरी कैसे लूं, तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, फेरारी शोरूम, आपकी खरीदी हुई फेरारी 812 जीटीएस का सारा पेपर वर्क पूरा हो चुका है। ठीक उसके बाद मेरे फोन पर एक बेहद प्रोफेशनल और सुरीली महिला की आवाज सुनाई दी। हेलो मिस्टर राज, आपकी फेरारी डिलीवरी के लिए तैयार है, क्या हम इस पर प्रोटेक्टिव कार फिल्म लगा दें? मैंने कुछ पल सोचा और कहा, एक मैट कार प्रोटेक्टिव लगा दो। उसने जवाब दिया, ठीक है मिस्टर राज, आगे से मैं आपकी पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर श्वेता हूँ, क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। मैंने फोन काटा और श्वेता की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। यूं ही उसकी सोशल मीडिया टाइमलाइन चेक की। वाह, सफेद शर्ट और स्टाइलिश स्कर्ट, ये महिला बखूबी जानती है कि प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव कैसे दिखना है। उसने खुद मुझे मैसेज भेजा, बॉस राज, कोई भी काम हो मुझे कभी भी बताइएगा, मैं आपकी सर्विस के लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ। मैंने मन में सोचा, कोई भी काम 24 घंटे उपलब्ध, मेरे पास पैसा आते ही लोगों का बर्ताव कितनी जल्दी बदल गया। लेकिन मैं भी इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ, एक सेल्स गर्ल की मीठी बातों में इतनी जल्दी नहीं फंसने वाला। अभी पैसा सही जगह लगाना कीमती है, सिर्फ बड़े लेवल के टारगेट पूरे करने हैं। मैंने बस एक ओके रिप्लाई किया और सोचने लगा कि इस रकम को और कहाँ खर्च करूँ। जितना ज्यादा खर्च करूंगा असर उतना ही बड़ा होगा, तभी मेरा स्कोर हाई होगा। नॉर्मल बक्से से ही करोड़ों की सुपर कार मिल गई तो गोल्डन या कलर्ड बॉक्स मिलने पर तो बात ही क्या होगी। मैंने पूछा, सिस्टम, क्या बक्से में हेल्थ और फिटनेस को बेहतर करने वाली चीजें हैं? सिस्टम ने मुझे जवाब दिया, कलर्ड रिवॉर्ड बॉक्स में सब कुछ मुमकिन है। समझ गया, मतलब पूरा चांस है। मेरे चेहरे पर खुशी आ गई, अब जिंदगी जीने में असली मजा आने वाला है। गाड़ी तो आ गई, रही बात बंगले की, तो कल कार लेने के बाद सीधे विला देखने चलूंगा। तभी अचानक मुझे एक बात सूझी, मैं तो एक आम नौकरी पेशा बंदा हूँ, अचानक इतना अमीर होने पर कोई जांच पड़ताल तो नहीं होगी? सिस्टम ने तुरंत नोटिफिकेशन दिया, सिस्टम के फंड पूरी तरह लीगल हैं। आप इस वक्त 24 विदेशी कंपनियों के लीगल शेयर होल्डर हैं। कृपया बिना किसी चिंता के इस्तेमाल करें। बहुत बढ़िया, पूरी तैयारी है, अब कोई टेंशन नहीं। आज रात तो मुझे नींद नहीं आने वाली। मैंने फोन खोला और रिलैक्स करने के लिए कोई अच्छी सर्विस ढूंढने लगा। ये वाली दुकान ठीक नहीं है, रिव्यूज बहुत खराब है। ये दूसरी वाली काफी ट्रेंडिंग लग रही है, इसे शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ। तभी एक नए स्टोर के लोगों ने मेरा ध्यान खींचा। एक एनीमे कैरेक्टर की प्रोफाइल पिक्चर थी। दुकान का नाम था पर्सनल कंपेनियनशिप सेंटर। मैंने उत्सुकता में क्लिक किया। पैकेज 399 के शुरुआती एक्सपीरियंस से लेकर 799 के प्रीमियम एक्सपीरियंस तक थे। दिलचस्प लग रहा था। मैंने कस्टमर केयर को मैसेज किया, उसने तुरंत रिप्लाई दिया, हेलो, आप स्टोर पर आएंगे या होम सर्विस चाहिए? कस्टमर केयर ने समझाया, स्टोर पर आने का मतलब है कि एक्टिविटी हमारे तय वेन्यू पर होगी। आउट कॉल में कस्टमर जगह और एक्टिविटी खुद तय कर सकता है, और आउट कॉल में हमारे पास बहुत ही टैलेंटेड पार्टनर हैं, ज्यादातर पास की यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं। मुझे लगा कि पढ़े लिखे लोगों से बात करना वैसे भी अच्छा होता है। मैंने तुरंत चुना बाहर मिलना। जब मैं उस शॉपिंग मॉल के पास पहुंचा तो रात के सन्नाटे में सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। तभी फोन बजा, भैया मैं पहुंच गई, आप कहाँ हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक हल्के गुलाबी रंग की प्यारी सी ड्रेस पहने और हाई पॉन्टिटेल बांधे एक लड़की अभी अभी टैक्सी से उतरी थी। वह असलियत में तस्वीरों से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने हाथ हिलाया, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। रिया भागती हुई आई और उसने चैन की सांस ली कि कस्टमर एक नॉर्मल और अच्छा दिखने वाला युवक है। मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, तुम फोटो से ज्यादा रियल में अच्छी लगती हो। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, भैया मेरा नाम रिया है, मुझे बस लिंग लिंग बुला सकते हैं। मैंने अपना नाम वांग फेंग बताया। फिर मैंने तुरंत बाकी की पेमेंट ट्रांसफर कर दी। 4 घंटे के 2000 से ज्यादा रुपए, उसके लिए ये बहुत बड़ी मदद थी। उसने खुश होकर पूछा, भैया पहले थोड़ा घूमें या सीधे फूड स्ट्रीट चलें? मैंने कहा, पहले थोड़ा घूम लेते हैं, मुझे कुछ कपड़े भी खरीदने हैं, तुम चुनने में मदद कर दो। उसने तुरंत कहा, जो हुक्म। मुझे एक दुकान पता है जहाँ अच्छे और बजट फ्रेंडली कपड़े मिलते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बजट फ्रेंडली ऐसा कैसे चलेगा? मैंने सड़क के कोने पर एक बड़े स्टोर की तरफ इशारा किया, सामने गुच्ची में चलते हैं। रिया ने देखा और दंग रह गई, भैया गुच्ची के मेंस वेयर बहुत महंगे होते हैं, एक टी शर्ट ही हजारों की आती है। मैंने कहा, महंगे? तब तो बिल्कुल सही है। मैं सबसे पहले दुकान के अंदर गया। एक महिला सेल्स गर्ल तुरंत आगे आई, सर आपको क्या चाहिए? मैंने कहा, कुछ अच्छे कैजुअल कपड़े दिखाओ, लेकिन रेंज अच्छी होनी चाहिए, मुझे फैब्रिक की क्वालिटी एकदम टॉप चाहिए। सेल्स गर्ल समझ गई कि मैं बड़ा कस्टमर हूँ। वह तुरंत मुझे लेटेस्ट कलेक्शन दिखाने ले गई। ये वाली 12,600 की है, आप ट्राई करके देखिए। रिया पीछे खड़ी होकर हैरान हो रही थी। कपड़े बदलने के बाद मैंने उससे पूछा, रिया कैसी लग रही है? उसने जवाब दिया, काफी फिटिंग की है, आप पे बहुत अच्छी लग रही है। मैं बोला, ठीक है ये वाली रख लो। आधे घंटे में रिया की मदद से मैंने 1 दर्जन से ज्यादा कपड़े और कुछ जोड़ी जूते चुन लिए। इतना काफी है, ये सब पैक कर दो। लिंग लिंग डर गई, भैया मैंने तो ये आपको सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए दिखाए थे, आप सारे खरीद रहे हैं? मैंने कहा, तुम्हारी पसंद की हुई हर चीज मुझे पसंद है, सब पैक कर दो। सेल्स गर्ल इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस एक ऑर्डर का कमीशन ही बहुत ज्यादा था। पैकिंग का वेट करते समय मैं रिया को लेदर गुड्स वाले सेक्शन में ले गया। भैया वो कपड़े ही मिलाकर करीब 4 लाख के हो गए हैं। रिया ने धीरे से फुसफुसाया, लेकिन मैं बिल्कुल शांत था। जरा बेल्ट भी देख लेते हैं, वैसे तुम लड़कियों को बैग्स पसंद होते हैं ना, जरा लेडीज बैग भी देखो। रिया ने सिर हिलाया, भैया ये मेंस स्टोर है, यहाँ लेडीज बैग के ऑप्शन कम है, लेडीज स्टोर में ज्यादा वैरायटी मिलेगी। ठीक है वहाँ बाद में चलेंगे। मैं काउंटर पर गया। सेल्स गर्ल ने टोटल बताया, सर टोटल 4,32,520 रुपए हुआ। बिना पलक झपकाए मैंने सीधे कार्ड स्वाइप किया। पेमेंट सक्सेसफुल।
पास खड़ी रिया बस देखती रह गई कि कोई इतनी आसानी से लाखों रुपए कैसे खर्च कर सकता है। मैंने स्टाफ से सामान होटल भिजवाने को कहा और उसे लेकर बाहर आ गया। मेरे पीछे स्टाफ आपस में बातें करने लगा कि कस्टमर कितना रईस है और उसके साथ आई लड़की कितनी सुंदर है। मैं और रिया बाहर आए। वो पूछने लगी, भैया ये गिफ्ट आप किस उम्र की लड़की के लिए ले रहे हैं? क्या उसे गुच्ची ही चाहिए? मैं बोला, बिल्कुल तुम्हारी उम्र की है, ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कौन सा ब्रांड पसंद है। मेरी अच्छी हाइट और पर्सनैलिटी के सामने वो एक परफेक्ट पार्टनर जैसी दिख रही थी। उसने थोड़ा शर्माते हुए चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और कहा, मेरी सहेलियां डायर पसंद करती हैं, लेकिन एलवी या चैनल सबसे बेस्ट माने जाते हैं। सब चलेंगे, बजट की कोई फिक्र नहीं। कुछ मिनटों बाद हम दोनों लुई वीटॉन के शोरूम के सामने थे। जैसे ही हम अंदर घुसे, सेल्स गर्ल समझ गई कि मैं गुच्ची के नए कपड़ों में हूँ, तो आज बड़ी सेल होने वाली है। उसने कई तरह के बैग निकाले। रिया ने एक खूबसूरत पिंक बैग उठाया और आईने के सामने खुद को देखने लगी। सेल्स गर्ल ने कहा, मैम ये स्पेशल कलेक्शन का बैग आपकी ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। हालांकि उसे वह पसंद आया था, पर उसने बैग वापस रख दिया क्योंकि उसे लगा कि यह किसी और के लिए खरीदा जा रहा है। उसने एक दूसरा क्लासिक बैग चुना। भैया ये वाला ज्यादा सही रहेगा। मैंने सीधे वो दोनों बैग सेल्स गर्ल को थमा दिए। ये दोनों पैक कर दो। सेल्स गर्ल खुशी से झूम उठी। अब जरा लेडीज कपड़े भी देख ले। मैं चाहता था कि जो भी कपड़े खरीदे जाएं उनका लुक ऐसा हो जो मुझे पसंद आए। रिया मेरे लिए कुछ और कपड़े ट्राई करके दिखाओ। और इस तरह रिया ने अलग अलग स्टाइल की ड्रेसेस ट्राई करना शुरू किया। लॉन्ग स्कर्ट, शॉर्ट ड्रेसेस, स्टाइलिश टॉप्स। मैंने उसे कई आउटफिट्स ट्राई करवाए। जब वह एक खूबसूरत ब्लैक इवनिंग गाउन पहनकर बाहर आई तो उसका लुक वाकई बेहद कमाल का था। आखिरकार मैंने 4-5 बेहतरीन ड्रेसेस चुनी और उस ब्लैक गाउन के साथ ही सबको खरीद लिया। इसके बाद मैंने उसके लिए टॉप ब्रांड की लिपस्टिक और स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी लिए। शॉपिंग पूरी होने के बाद मैंने स्टाफ से टोटल पूछा। सर टोटल 6,23,700 रुपए हुआ। मैंने एक बार फिर कार्ड स्वाइप किया। फिर मैंने मुड़कर लिंक से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम अभी कहाँ रहती हो? रिया अचानक थोड़ी अलर्ट हो गई। आप इतना डिटेल में क्यों पूछ रहे हो? मैंने काउंटर पर रखे उन ढेर सारे लग्जरी बैग्स और कपड़ों की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। सामान तो घर पहुंचाना पड़ेगा ना? ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है। मेरे लिए? इस बड़े सरप्राइज के बाद वो सोच में पड़ गई कि इतने महंगे गिफ्ट्स वो कैसे एक्सेप्ट करे। मैंने उसके चेहरे के हाव भाव देखकर हंसते हुए कहा, इसे बस एक थैंक यू गिफ्ट समझो। खाना खाने के बाद मुझे वैसे भी वापस निकलना है। कल सुबह मुझे काम है। गिफ्ट्स वाकई बहुत शानदार थे। वो मना नहीं कर पाई। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम लिया और स्टोर काउंटर पर डिलीवरी के लिए अपना पता नोट करवा दिया। जब हम दोनों दुकान से बाहर आए तो उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी। थैंक यू सो मच भैया। और वह मन ही मन मेरे बारे में सोचने लगी। मैं का यह बर्ताव देखकर मुझे मन ही मन बड़ा मजा आ रहा था। मैंने सड़क के दूसरी तरफ बने एक बड़े शोरूम की तरफ इशारा किया, पर तभी मेरी नजर अपनी कलाई पर गई। मुझे याद आया कि इस वक्त कमर्शियल स्ट्रीट पर खाने पीने और एंटरटेनमेंट की जगहों को छोड़कर बाकी दुकानें बंद होने वाली हैं। जेगर लिकुल्टर के लग्जरी वॉच काउंटर की तरफ बढ़ गया। हमें आते देख काउंटर पर मौजूद सेल्समैन ने हाथ का कपड़ा तुरंत साइड में रखा और मुस्कुराते हुए आगे आया। वेलकम सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने सीधे मुद्दे की बात की। अपनी दुकान का सबसे प्रीमियम और हाई एंड कलेक्शन दिखाओ। गाड़ी और घर के बाद घड़ी ही इंसान की असली पहचान होती है, इसलिए ये बिल्कुल टॉप क्लास होनी चाहिए थी। मेरी बात सुनते ही सेल्समैन ने तुरंत अपने साथी को चाय कॉफी का इशारा किया और हमें वीआईपी लाउंज की तरफ ले गया। सर मैम प्लीज इस तरफ आइए। वीआईपी लाउंज में बैठते ही हमारे सामने गर्म कॉफी और चाय आ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक घड़ी की दुकान के अंदर ऐसा आलीशान केबिन भी होता है। तभी सेल्समैन एक मोटा सा कैटलॉग लेकर आया और ब्रांड का इतिहास सुनाने लगा। सर जेगर लेकोल्ट्रे स्विट्जरलैंड का एक बेहद प्रतिष्ठित लग्जरी वॉच ब्रांड है जिसकी स्थापना साल 1833 में। उसकी दो लाइनें सुनते ही मेरा धैर्य जवाब दे गया। मुझे ये किसी कथा की तरह लगने लगा। मैंने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, इतिहास रहने दो, सीधे घड़ियां लेकर आओ ताकि मैं चुन सकूं। सेल्समैन ने तुरंत मुस्कुराते हुए कैटलॉग बंद कर दिया। वह भी शायद मन ही मन यही चाहता था कि नियमों के मुताबिक उसे ये सब न बोलना पड़े। वह तुरंत अंदर गया और अपने साथ 3 आलीशान बॉक्स लेकर आया। उसने जैसे ही पहला बॉक्स खोला बोला, सर ये जेगर लेकोल्ट्रे की मास्टर अल्ट्रा थिन सीरीज की फॉर्मल वॉच है। इसकी कीमत 14,90,000 रुपए है। मैंने घड़ी को हाथ में लेकर देखा। ये काफी स्लिम, क्लासी और सोबर थी, जो मेरे नए लुक पर बिल्कुल फिट बैठती। मैंने कहा, काफी अच्छी है। मुझे थोड़ा संतुष्ट देख सेल्समैन ने उत्साह के साथ दूसरा बॉक्स खोला। सर ये हमारी दुकान की सबसे खास घड़ी है, मास्टर ग्रैंड ट्रेडिशनल जायरो टूरबिलोन नंबर 3। पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 20 पीस बने हैं और इस पीस का नंबर 16 है। इसकी कीमत 67,50,000 रुपए है। 67,50,000। यह सुनते ही रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। अभी कुछ देर पहले 14 लाख की घड़ी ही उसे हैरान कर रही थी, लेकिन ये दूसरी घड़ी तो सीधे 70 लाख के करीब थी। उसे लगा कि ये कोई घड़ी नहीं बल्कि कलाई पर चलता फिरता एक आलीशान विला है। मैंने सेल्समैन से पूछा, क्या ये लिमिटेड एडिशन वाकई अभी स्टॉक में है? मुझे अच्छे से पता था कि ऐसी घड़ियां बाजार में आते ही बिक जाती हैं। सेल्समैन ने हाथ जोड़कर कहा, सर आपकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। ये हमारी प्रदर्शनी का पीस था जिसे आज ही बिक्री के लिए काउंटर पर रखा गया है। मैंने घड़ी को हाथ में उठाया। उसके अंदर की बारीकियां और नीचे की तरफ धड़कते दिल की तरह घूमता हुआ जायरो टूरबिलोन का मैकेनिज्म इतना लाजवाब था कि उसे देखते ही पहली वाली फॉर्मल घड़ी फीकी लगने लगी। शानदार लुक के आगे सादगी वाकई कमजोर पड़ जाती है। तभी सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए तीसरे बॉक्स को खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मेरी नजर वहां मौजूद तीसरी महिला घड़ी पर पड़ी। भाई वो तो जैसे घड़ियों की दुनिया का एवरेस्ट थी। रंगीन गोल्ड का डायल और उस पर जड़े हुए पूरे 68 असली हीरे। उसकी अकेले की कीमत ही 24,60,000 रुपए थी। उसे देखकर मेरे साथ आई कॉलेज स्टूडेंट रिया बार बार हाथ हिलाकर मना करने लगी कि सर सुंदर तो है पर बहुत ज्यादा महंगी है। लेकिन मैंने उसकी बात को बीच में ही काट दिया और पूरे हक से उसका हाथ आगे बढ़ाकर वह घड़ी उसकी कलाई पर पहना दी। इसके बाद मैंने बिना झिझके सेल्स गर्ल से सीधे कहा, ये तीनों घड़ियां पैक कर दो, मुझे तीनों चाहिए। मेरी बात सुनकर सेल्स गर्ल की आवाज खुशी के मारे कांपने लगी। थोड़ी ही देर में दुकान का मैनेजर खुद भागता हुआ मेरे पास आया। उसने बेहद सम्मान के साथ मुझे बिल थमाया जिस पर कुल कीमत पूरे 1 करोड़ 7 लाख रुपए लिखी थी। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मैनेजर ने खुश होकर 20 लाख रुपए की 2 और शानदार घड़ियां मुझे तोहफे में दे दी और साथ ही शोरूम का वीआईपी प्लेटिनम कार्ड भी दिया ताकि आगे कोई भी नई घड़ी आए तो सबसे पहले मुझे मिले। मैंने बिल्कुल आराम से अपना कार्ड स्वाइप किया और शोरूम वालों से कहा कि ये सारी घड़ियां सीधे रिया के फ्लैट पर भिजवा दी जाएं। फिर मैंने अपनी बगल में खड़ी रिया की तरफ देखा जिसकी आंखों में इस वक्त करोड़ों के चमकते सितारे और हैरानी साफ दिख रही थी। मैंने बहुत ही ठंडे अंदाज में उससे कहा कि ये 5 घड़ियां अब से तुम्हारी हुई। उसे एक पल में रिया को समझ आ गया कि जो
जो इंसान पहली ही मुलाकात में उस पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा सकता है, उसके साथ दोस्ती रखने में उसका कोई घाटा नहीं है। वह मन ही मन सोचने लगी कि आज उसने इतने साधारण कपड़े क्यों पहने और वह परफ्यूम लगाना भी कैसे भूल गई। शोरूम से बाहर आते वक्त भी रिया उसी खुशी के मूड में डूबी हुई थी। मैंने उससे अचानक पूछा कि रात के खाने में क्या खाओगी। इस पर उसने तुरंत जवाब दिया कि सर, जो आप खाना चाहें वही मैं भी खा लूंगी। मैंने कुछ देर सोचा और कहा कि चलो देसी स्टाइल में कबाब पराठे खाते हैं। ये सुनते ही रिया की आंखें चमक उठी और वह एकदम बदल सी गई। ढाबे पर पहुंचते ही उसने बिना मेन्यू कार्ड देखे ही एक के बाद एक कई सारे तीखे आइटम्स के ऑर्डर दे डाले। मैं उसे देखकर बस मुस्कुरा दिया। शायद यह उसकी असली पर्सनैलिटी थी जो अपने इलाके में आते ही बाहर आ गई थी। खाना खाते हुए मैंने उससे आज के कॉलेज स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में पूछना शुरू किया। फिर तो उसका मानो बांध ही टूट गया। उसने रील्स बनाने से लेकर अपने हॉस्टल के कमरों में लड़कियों के बीच होने वाली खींचतान और पॉलिटिक्स के ऐसे ऐसे किस्से सुनाए कि मैं बस सुनता ही रह गया। वह कह रही थी कि लड़कियां सामने तो बहुत मीठी बनती हैं, पर पीठ पीछे एक दूसरे की जड़ें काटती हैं। बातों बातों में काफी देर हो चुकी थी और रिया दिन भर की थकान की वजह से अचानक टेबल पर ही गहरी नींद में आ गई। मैंने देखा कि वह पूरी तरह थककर सो चुकी है। मुझे उसकी हालत देखकर हंसी भी आ रही थी कि थोड़ी देर पहले ही वह कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब वह बिना किसी होश के आराम से सो रही थी। इसलिए मैंने ढाबे वाले को बुलाकर बिल चुकाया, उसे सहारा देकर उठाया, कैब बुलाई और सीधे उसके बताए पते की तरफ निकल गया। रिया के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने जैसे ही उसके बैग से चाबी निकाली, दरवाजा अंदर से खुद ब खुद खुल गया। सामने रिया की सहेली खड़ी थी। उसने जब रिया को इस हालत में देखा तो उसकी आंखों में अजीब से सवाल और जलन साफ दिखाई देने लगी। उसने मुझसे पूछा कि आप कौन है। मेरे पास फालतू की सफाई देने का समय नहीं था, इसलिए मैंने सीधे कहा कि मैं रिया का दोस्त हूँ और पूछा कि इसका कमरा कौन सा है। उसकी सहेली ने अंदर की तरफ इशारा तो किया, पर मन ही मन वह बुरी तरह जल भुन गई थी। वह सोच रही थी यह लड़की इतनी सीधी बनती है और पीठ पीछे इसकी इतनी बड़ी और अमीर लोगों से दोस्ती है। खैर, वो जो भी सोचे, मैंने रिया को आराम से बिस्तर पर लिटाया और तुरंत वहां से निकल गया, क्योंकि किसी की बेहोशी या मजबूरी का फायदा उठाना मेरी आदत नहीं थी। जब कभी हमारे बीच आगे बात बढ़ेगी तो वह पूरे होशोहवास और अदब के साथ होनी चाहिए। मगर मजेदार बात यह हुई कि मेरे जाते ही रिया बिस्तर पर एकदम सीधे होकर बैठ गई। उसके चेहरे पर थकान का एक कतरा भी नहीं था। उसने अपनी सहेली से हैरान होकर पूछा कि ये मुझे वापस घर क्यों छोड़ गया। असल में उसे कोई नींद नहीं आ रही थी, बल्कि वह तो बस ये देख रही थी कि मेरा अगला कदम क्या होगा। पर उसे क्या पता था कि मैं इतना उसूलों वाला निकलूंगा। उसकी सहेली अब वहां रखे करोड़ों के एलवी के बैग और घड़ियों को समेटते हुए अपनी आंखें फाड़े बोल रही थी कि रिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो इंसान पहली बार में करोड़ों की घड़ियां दिला दे वो वाकई दिल का बहुत अमीर है। उसे अपनी जिंदगी से मत जाने देना। वह तो रिया के शानदार भविष्य और ऐश करते हुए देखने के सपने अभी से बुनने लगी थी। दोनों ने आधा घंटा लगाकर सामान सेट किया और रिया ने कुछ महंगे गिफ्ट्स अपनी सहेली को भी दे दिए, जिसे उसने बड़ी खुशी खुशी रख लिया। उधर मैं अगले दिन सीधे दोपहर को सोकर उठा। जब होटल के रिसेप्शन से मेरा फोन बजा, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए मैंने एक दिन के लिए कमरा और आगे बढ़ा दिया। फोन रखने के बाद मैंने देखा कि मोबाइल पर मेरी कंपनी के मैनेजर की 20 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स पड़ी थी। उसका एक धमकी भरा मैसेज भी आया हुआ था कि आज बिना बताए छुट्टी की है तो तुम्हारी पूरी सैलरी और बोनस काट लिया जाएगा और अगर कल काम पर नहीं आए तो सीधे नौकरी से निकाल दिए जाओगे। नौकरी से निकालने की धमकी देखकर मुझे हंसी आ गई। एक समय था जब मुझे लगता था कि नौकरी गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी, पर आज मेरे लिए ये सब एक मजाक बन चुका था। तभी मैंने व्हाट्सएप खोला तो वहाँ रिया का एक मैसेज आया हुआ था जो उसने आधे घंटे पहले भेजा था। उसने लिखा था कि थैंक यू सो मच सर, कल रात मुझे सुरक्षित घर छोड़ने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। नीचे उसने कल खरीदे काले रंग के एलवी के कपड़े पहनकर कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी भेजी थी। काला रंग उस पर वाकई बहुत जच रहा था। मैं बिस्तर से उठा, नहाया धोया और अपने हाथ में वही 67 लाख वाली रेयर वर्ल्ड लिमिटेड घड़ी पहनी। अब मैं पूरी तरह फ्रेश महसूस कर रहा था। मैंने तुरंत फरारी शोरूम की सेल्स गर्ल श्वेता को मैसेज डाला कि मैं अपनी गाड़ी लेने आ रहा हूँ। उसका तुरंत रिप्लाई आया कि जी सर, आपकी फरारी पर मैट कोटिंग पूरी हो चुकी है, अब जब चाहें आ सकते हैं। जब मैं शोरूम पहुंचा तो वहाँ की बाकी सेल्स गर्ल्स आपस में खुसुर पुसुर कर रही थी कि इस करोड़ों की फरारी का ऑर्डर किसने लिया। जब उन्हें पता चला कि यह श्वेता का ऑर्डर है और उसे इस पर लाखों का कमीशन मिलने वाला है तो वे सब हैरान थी। श्वेता इन सब बातों को नजरअंदाज करके शोरूम के बाहर उत्सुकता से मेरा इंतजार कर रही थी। तभी सामने एक साधारण सी टैक्सी आकर रुकी और मैं उसमें से नीचे उतरा। मुझे देखते ही श्वेता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह दौड़ती हुई मेरे पास आई। उसने कहा कि वेलकम मिस्टर राज, आपकी फरारी अंदर तैयार खड़ी है। मैंने सीधे पूछा कि क्या कोई कागजी कार्रवाई बची है। मैनेजर ने कहा कि नहीं सर, सब डन है। ठीक 10 मिनट बाद गाड़ी की चाबी मुझे सौंप दी गई। जब मैंने अपनी जिंदगी की पहली सुपर कार को सामने देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मैट ब्लैक की चमचमाती हुई कार, उसके काले हैवी अलॉय व्हील्स और उनके पीछे बड़े बड़े लाल रंग के ब्रेक कैलिपर्स, वो गाड़ी किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। मैं तुरंत ड्राइवर सीट पर बैठा और उसका लाल रंग का स्टार्ट बटन दबा दिया। बटन दबाते ही उसके भारी भरकम V12 इंजन ने एक ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा शोरूम गूंज उठा। मैंने एक्सीलेटर पर पैर रखा और उस असली स्पोर्ट्स कार की ताकत को महसूस किया। वो एहसास सचमुच कमाल का था। कार के बाहर खड़ी श्वेता ने जैसे ही खिड़की के पास आकर मुझसे कुछ बात करने की कोशिश की, मैंने सीधे गियर डाला, एक्सीलेटर दबाया और कार को सीधे शोरूम से बाहर तूफान की तरह निकाल ले गया। बेचारी श्वेता को तो अपनी बातों का जादू चलाने का मौका तक नहीं मिला। कम स्कोर वाली लड़कियों में तो मेरी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मैं अपनी फरारी के एक्सीलेटर को दबाकर सड़क पर तूफान की तरह दौड़ रहा था। गाड़ी के V12 इंजन की वो भयानक दहाड़ पूरे शहर में गूंज रही थी और रास्ते में खड़ा हर राहगीर मुड़ मुड़कर बस मुझे ही देख रहा था। लोग हैरान होकर चिल्ला रहे थे कि भाई, ये तो फरारी 812 है, इसके पीछे जो कंपनी का घोड़े वाला लोगो बना है सिर्फ उस पर पेंट कराने का खर्च ही 2 लाख से ज्यादा का आता है। कुछ लोग मजे लेते हुए कह रहे थे कि लगता है किसी अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा आज फिर सड़क पर गाड़ियां उड़ाने निकला है। लेकिन मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। मैं शहर के चक्कर काटता रहा और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार मुझे उस पुरानी फैक्ट्री का रास्ता मिल ही गया। मैं गाड़ी चलाकर सीधे उस पुरानी और जर्जर हो चुकी गारमेंट्स फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा। फैक्ट्री का बोर्ड देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई। इस जगह को पूरे 12 साल बीत चुके थे। मुझे याद आया कि कॉलेज के आखिरी साल में जब हम सब दोस्त इंटर्नशिप के लिए अलग अलग जगह चुन रहे थे, तब मैंने इस मशहूर रेडीमेड कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री को चुना था। शुरू में तो मैं यहाँ सिर्फ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के लिए आया था, लेकिन तब के पुराने डायरेक्टर ने मुझे नौकरी पर बने रहने के लिए मना लिया। उन्होंने मुझे न सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टीम लीडर बनाया, बल्कि कपड़ों की डिजाइनिंग और फैशन क्वालिटी चेकिंग डिपार्टमेंट को पूरी तरह से संभालने और ऑब्जर्व करने की आजादी भी दे दी। और भाई, नए नए ट्रेंडी कपड़ों के
प्रोडक्शन और उनकी फिटिंग की बारीकियों को देखने का ये सिलसिला ऐसा चला कि मैं पूरे 12 साल यही टिका रहा और पूरी फैक्ट्री का सबसे सीनियर क्वालिटी ऑब्जर्वर बन गया। मैंने सीधे एक्सीलेटर पर पैर रखा और गाड़ी फैक्ट्री के अंदर घुसा दी। गेट पर खड़े गार्ड ने जब इतनी महंगी फरारी देखी तो बिना कोई सवाल किए चुपचाप गेट खोल दिया। मैंने गाड़ी को सीधे स्टाफ क्वार्टर की बिल्डिंग के नीचे ले जाकर रोका, जिसे देखते ही पूरी फैक्ट्री में हंगामा मच गया। लोग खिड़कियों से झांकने लगे कि ये कौन सा अमीर आदमी यहाँ आया है। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा कि अरे ये तो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के राज साहब हैं। भाई ये तो वही हैं जिन्हें सब मामूली समझने की भूल कर रहे थे। सब हैरान थे कि इसके पास इतनी महंगी फरारी कहाँ से आई, जिसकी शुरुआती कीमत ही 8-9 करोड़ रुपए है। लोग कानाफूसी करने लगे कि हम तो इसे मामूली नौकरी करने वाला समझ रहे थे, पर ये तो कोई बड़ा अमीर खानदान का लड़का निकला जो यहाँ सिर्फ अपने शौक पूरे करने आया था। तभी तो ये इतनी आसानी से पूरा क्वालिटी चेकिंग और फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट संभाल लेता था। क्या पता ये पूरी फैक्ट्री ही इसके बाप की हो। मुझे उन लोगों की बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सीधे अपने उस छोटे से कमरे में गया जहाँ मैं पिछले 12 सालों से रह रहा था। वहाँ समेटने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, कुछ पुरानी तस्वीरें, कॉलेज के दिनों की यादें और मेरे कुछ कपड़े। मैंने अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव निकाली और सारा सामान एक बैग में भर लिया। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकलने वाला था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने पुराने डायरेक्टर साहब खड़े थे। उन्होंने मेरे हाथ में बैग देखा और पुराने दिनों की तरह मुस्कुराकर पूछा कि तो आखिरकार तुम यहाँ से जा रहे हो। मैंने सिर हिलाया और कहा कि हाँ सर, इतने साल यहाँ काम कर लिया, अब बाहर निकलकर दुनिया देखने का वक्त आ गया है। डायरेक्टर साहब ने एक ठंडी सांस ली और बोले कि क्या तुम कल रात के ओवरटाइम की वजह से नाराज हो? वो असल में कंपनी का एक अर्जेंट ऑर्डर था। मैनेजर वर्मा ने जानबूझकर तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं रोका था। उनकी बात सुनकर मुझे मन ही मन हंसी आ गई। जानबूझकर नहीं रोका था। वो मैनेजर पिछले 4 बार से जानबूझकर मेरी शिफ्ट बढ़ा रहा था ताकि मैं तंग आकर नौकरी छोड़ दूं और वो अपनी जगह अपने किसी रिश्तेदार को सेट कर सके। लेकिन मैंने बहस करना ठीक नहीं समझा और शांत आवाज में कहा कि सर अब आप मुझे मत रोकिए, मैंने अपना फैसला कर लिया है। लेकिन तभी डायरेक्टर साहब के तेवर अचानक बदल गए। वो मुस्कुराए और बोले कि अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुम्हें रोकने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। तभी वो मेरे थोड़े और करीब आए, अपनी आवाज धीमी की और बोले कि असल में मैंने नीचे खड़ी तुम्हारी फरारी देखी थी। मैं तो बस ये पूछने आया था कि क्या तुम हमारी कंपनी में कुछ पैसा निवेश करना चाहोगे? हमारी कंपनी अब एक नया और बड़ा प्लांट शुरू करना चाहती है क्योंकि यह पुरानी जगह अब छोटी पड़ रही है। डायरेक्टर साहब की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मेरे पास सिस्टम से रोज के 10 करोड़ रुपए आ रहे थे और ये पुरानी फैक्ट्री साल का मुश्किल से 1 करोड़ का मुनाफा कमाती होगी। मुझे चुप देखकर डायरेक्टर साहब ने लालच देते हुए कहा कि अगर तुम पैसा लगाते हो तो मैं तुम्हें कंपनी के 10 से 30% तक के शेयर दे सकता हूँ। मैंने सीधे मना कर दिया कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तब डायरेक्टर साहब ने हाथ पीछे बांधे मेरे और करीब आए और फुसफुसाते हुए बोले कि देखो, अगर तुम कंपनी के दूसरे सबसे बड़े पार्टनर बनते हो तो तुम्हें पूरी कंपनी के डिसीजन मेकिंग और डिजाइनिंग का पूरा अधिकार होगा। यानी नए नए ट्रेंडी फैशन और डिजाइन को तुम खुद अपनी निगरानी में फाइनल कर सकोगे। यह सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी और मेरे मुंह से तुरंत निकला कि डन, मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। उसी दोपहर डायरेक्टर साहब मुझे अपनी पूरी फैक्ट्री के मुख्य विभागों का चक्कर लगवाने ले गए। वो बड़े गर्व से मुझे सब दिखा रहे थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसा लगा। तभी वहां से एक मॉडल ने डिजाइन के कपड़ों का ट्रायल देकर गुजरी। मैंने उस ड्रेस की फिटिंग को ऊपर से नीचे तक देखा और सिर हिलाकर कहा कि हाँ, काफी बढ़िया है। इस खास कट के लिए बिना वायर वाली लाइट डिजाइन एकदम परफेक्ट रहेगी। यह सुनकर डायरेक्टर साहब का सिर चकरा गया और वो बोले कि अरे भाई, मैं फैक्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, गारमेंट्स की फिटिंग की नहीं। मैंने बात संभालते हुए कहा कि हाँ, फैक्ट्री भी काफी बड़ी और अच्छी है। इसके बाद हम दोनों कैंटीन में खाने बैठ गए। वो लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये फैक्ट्री उनकी जान है और वो इस ब्रांड को देश के नंबर 1 मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। मैं उनकी बातों पर बिना ध्यान दिए चुपचाप खाना खा रहा था। तभी उन्होंने कहा कि एक बार हमारा ब्रांड नंबर 1 बन जाए, फिर हम देश की सबसे खूबसूरत और टॉप की हीरोइनों को बुलाकर अपने ब्रांड का बड़ा विज्ञापन करवाएंगे। और फिर वो हमारे डिजाइन को। उनकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने अपना हाथ उठाया और उन्हें बीच में ही रोकते हुए पूछा कि सीधे मुद्दे पर आओ, कितना पैसा चाहिए? डायरेक्टर साहब ने अपनी 5 उंगलियां दिखाई और बोले कि 5 करोड़ रुपए, बदले में तुम्हें 10% के शेयर मिलेंगे। ये सुनते ही मेरे मुंह में जो खाने का निवाला था वो सीधे डायरेक्टर साहब के मुंह पर जा गिरा। लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया। उन्होंने चुपचाप अपना चेहरा साफ किया और बोले कि देखो, ये पुराना प्लांट भले ही छोटा है पर तुम नए वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो, इसलिए 5 करोड़ में 10% का सौदा बुरा नहीं है। मैंने उन्हें डांटते हुए कहा कि सर, क्या तुम्हें मैं कोई सीधा साधा बकरा दिखाई देता हूँ? नया प्लांट अभी सिर्फ कागजों पर है। तुम असल में मेरे पैसों से अपनी डूबती हुई इस पुरानी फैक्ट्री का कर्जा चुकाना चाहते हो। मुझे बेवकूफ मत समझो। मुझे पता है कि तुमने अपने वर्कर्स की 1.5 महीने की सैलरी रोक रखी है। अपनी चोरी पकड़े जाने पर डायरेक्टर साहब बेहद शर्मिंदा हो गए। असल में उन्होंने मेरी फरारी देखी थी, इसलिए बस तुक्का मारने चले आए थे कि शायद कोई बड़ा इन्वेस्टर हाथ लग जाए। मैंने अपना मुंह पहुंचा और सीधे अपनी 4 उंगलियां खड़ी की कि मुझे 40% के शेयर चाहिए। डायरेक्टर साहब की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि बात बन सकती है। वो बोले कि चलो, 5 करोड़ में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 20% दे सकता हूँ। मैंने कुछ पल सोचा और सीधे अपनी अंतिम शर्त रख दी कि देखो सर, मैं सिर्फ एक ही आंकड़ा बोलूंगा, मंजूर है तो ठीक, वरना मैं चला। मैं पूरे 8 करोड़ रुपए दूंगा, पर बदले में मुझे पूरे 40% के शेयर चाहिए। डायरेक्टर साहब ने बिना एक सेकंड गनवाए तुरंत चिल्लाकर कहा कि सौदा पक्का। मुझे झटका लगा कि साला, मैंने रकम को ज्यादा ही बड़ी बोल दी थी। डायरेक्टर साहब ने तुरंत अपने बैग से एग्रीमेंट के कागजात निकाल लिए। वो पहले से ही सारे पेपर्स तैयार करके लाए थे, सिर्फ पैसों का कॉलम खाली था। उन्होंने वो कागज मेरे सामने रखे और बोले कि हम दोनों पुराने साथी हैं, जुबान के पक्के हैं, चलो दस्तखत करो। मैंने मन ही मन सोचा कि ये हर बार मुझे अपनी बातों में फंसा ही लेता है, पर फिर भी मैंने मुस्कुराते हुए साइन कर दिए। मैंने तुरंत अपने फोन से 8 करोड़ रुपए डायरेक्टर साहब के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद मेरे पास सिर्फ कुछ लाख रुपए ही बचे। डायरेक्टर साहब के फोन पर जैसे ही पैसे का मैसेज आया, उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो बोले कि आइए राज साहब, अब से ये आपकी भी फैक्ट्री है, आप इसके दूसरे सबसे बड़े मालिक और वाइस डायरेक्टर हैं, जब चाहें यहाँ का पूरा काम संभाल सकते हैं। मैं वहां से निकलने ही वाला था कि तभी मेरे पीछे से किसी के चिल्लाने की अजीब सी आवाज आई कि राज, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? आज तो मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। मैंने मुड़कर देखा तो वो हमारा वही पुराना मैनेजर वर्मा था जो हमेशा मेरे काम में अड़ंगे लगाता था, लेकिन इस वक्त उसकी हालत देखने लायक थी। उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था, जगह जगह चोट के निशान थे और हुलिया पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। मैं सोच ही रहा था कि हमारे अकाउंट्स वाले कलीग ने इसके साथ ऐसा क्या कर
कर दिया। तभी वो मैनेजर मुझ पर दहाड़ा कि राज, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुझे ओवरटाइम नहीं करना था तो मत करता, पर तूने मेरी पर्सनल लाइफ क्यों बर्बाद की? और सुन, मैं और वो, हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे तगड़ा झटका लगा। मैंने हैरान होकर पूछा कि पर वो तो अकाउंट्स वाले कलीग की बीवी है ना? इस पर वो बदहवास होकर चिल्लाया कि तू कुछ नहीं जानता, वो मेरी पुरानी दोस्त है। हम बस एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे, वरना वो अपने पति को कब का छोड़ चुकी होती। राज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरी बदनामी कराई है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मैनेजर वर्मा अपनी बात पूरी करते ही सीधे पुराने डायरेक्टर साहब के पास जाकर बच्चों की तरह रोने बिलखने लगा कि सर आप ही अब मेरा इंसाफ कीजिए। अकाउंट्स वाले कलीग ने मुझे बहुत बुरा मारा है और इस सब की जड़ ये राज है। ये एक मामूली सा टीम लीडर होकर न तो सीनियर का हुक्म मानता है और न ही काम करता है, उल्टा मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें उड़ाकर मेरी बदनामी कर रहा है। सर, ये आदमी हमारी फैक्ट्री के लिए एक दीमक की तरह है, इसे तुरंत नौकरी से लात मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। डायरेक्टर साहब ने कुछ पल सोचने का नाटक किया और बेहद गंभीर होकर बोले कि हाँ, तुम्हारी बात सही है, अब इसे नौकरी से निकालने का वक्त आ गया है। ये सुनते ही मैनेजर वर्मा की आंखों में मानो लालच की बत्ती जल गई। उसे लगा कि उसका काम बन गया। वह पिछले कई महीनों से मेरे खिलाफ डायरेक्टर साहब के कान भर रहा था, आज आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने सोचा कि चलो आज जो मार खाई है वो वसूल हो गई। वह मेरी तरफ उंगली उठाकर पागलों की तरह हंसने लगा कि राज, हा, देख लिया ना, आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखूंगा कि तू आगे कहाँ मुंह छुपाता फिरेगा और कैसे अपना गुजारा करेगा। मगर मुझे उसकी इस बकवास का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे डायरेक्टर साहब की तरफ मुड़कर रॉब से कहा कि सर, इस मैनेजर वर्मा के साथ साथ इसकी वो जो पूरी तिकड़ी है ना, उन सबको भी आज के आज ही सस्पेंड, निलंबित करके बाहर का रास्ता दिखाइए। इन सबके हाथ काले हैं और सबने कंपनी का पैसा खाया है। डायरेक्टर साहब ने तुरंत मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा कि बिल्कुल राज साहब, अब आप ही इस कंपनी के वाइस डायरेक्टर हैं, तो आप खुद ही इनके टर्मिनेशन लेटर पर साइन करके इन्हें बाहर कर सकते हैं। वैसे भी पुराने कर्मचारी होने की वजह से मेरे हाथ बंधे थे। अच्छा हुआ जो आपने ये कमान संभाल ली, वाइस डायरेक्टर। ये शब्द सुनते ही मैनेजर वर्मा के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसके चेहरे का सारा मांस मानो डर के मारे कांपने लगा। उसने हकलाते हुए कहा कि सर, ये तो मामूली टीम लीडर था ना। तभी मैं उसकी तरफ घूमा और उस पर सीधे बरस पड़ा कि वर्मा, कल रात तू मुझे अपने केबिन में बुलाकर बड़ी अकड़ दिखा रहा था ना, कह रहा था कि काम करना है तो करो वरना रास्ता नापो। अब सुन, कल से तुझे इस फैक्ट्री में कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सीधे सीधे इज्जत से अपनी नौकरी छोड़कर जाना चाहते हो तो ठीक, वरना तुमने पिछले 3 सालों में कंपनी के कपड़ों और सप्लायर्स से जो मोटा कमीशन और घपला किया है, अगर वो सारे कागजात मैंने पुलिस के सामने रख दिए तो बुढ़ापा जेल की चक्की पीसते हुए कटेगा। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो कल सुबह तक गबन किया हुआ एक एक पैसा कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। 1 रुपया भी कम हुआ तो सीधे जेल जाओगे। मैनेजर वर्मा के मुंह से अब एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। वह डर के मारे सीधे फर्श पर ढेर हो गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था कि साला, जिसे मैं मामूली नौकर समझ रहा था, वो तो इस पूरी कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा मालिक बनकर बैठ गया है। अब उसे समझ आया कि कल रात क्यों मैं बिना किसी डर के उसकी शिफ्ट छोड़कर चला गया था। उसकी नौकरी जा चुकी थी, रिश्वत का पैसा वो पहले ही ऐश मौज में उड़ा चुका था और अब कंपनी का कर्जा चुकाने के लिए उसे अपना घर तक बेचना पड़ने वाला था। मैं सीधे अपने नए आलीशान केबिन में गया और एचआर डिपार्टमेंट को बुलाकर उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत नौकरी से निकालने का ऑर्डर दे दिया जिन्होंने कंपनी को लूटा था, और साफ कह दिया कि जो पैसा नहीं लौटाएगा उसे सीधे जेल भेजा जाए। यहाँ तक कि अकाउंट्स की उस लेडी कलीग को भी मैंने नहीं बख्शा, उसे भी सीधे कानूनी कार्रवाई के लपेटे में ले लिया। पुराने डायरेक्टर साहब ये सब जानते थे, पर पुराने वफादार होने के कारण वो खुद ये कड़वा घूंट नहीं पी पा रहे थे। इसलिए मेरे रूप में उन्हें एक ऐसा इंसान मिल गया जिसने एक ही झटके में पूरी फैक्ट्री का कचरा साफ कर दिया। सिर्फ एक दोपहर के अंदर पूरी फैक्ट्री का नक्शा ही बदल गया। कंपनी का तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी मैनेजर वर्मा दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका गया और उसके साथ काम करने वाले कई बड़े अफसर बाहर कर दिए गए। लेकिन पूरी फैक्ट्री के लिए सबसे बड़ा धमाका तो यह था कि जिसे कल रात नौकरी से निकाला गया था वो आज सीधे राज सर और वाइस डायरेक्टर बनकर वापस लौटा था। कंपनी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने मेरी उस चमचमाती काली फरारी की फोटो खींचकर डाल दी थी। मैंने उसे देखा पर डिलीट करने के बजाय सिर्फ एक कैजुअल वार्निंग देकर छोड़ दिया। आखिर अपनी अमीरी का जलवा देखने में मजा तो आ ही रहा था। सचमुच इस तरह सबके ऊपर हुक्म चलाने और पावर का एहसास होने का मजा ही कुछ और था। मैं केबिन में बैठकर आराम से कुछ फाइलों पर दस्तखत करने का नाटक कर रहा था कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। मैंने कहा कि अंदर आ जाओ। जैसे ही सामने वाले ने कहा कि राज सर, वो आवाज सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मैंने सिर उठाकर देखा तो सामने क्वालिटी चेकिंग डिपार्टमेंट की सबसे होनहार नई कर्मचारी तनु खड़ी थी। पिछले कुछ महीनों में काम के सिलसिले में हमारे बीच की नजदीकियां काफी बढ़ चुकी थी और हम कई बार पर्सनल मुलाकातें भी कर चुके थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम के बढ़ते प्रेशर की वजह से मेरा मूड थोड़ा उखड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हमारे बीच थोड़ी अनबन चल रही थी। यहाँ तक कि कल रात तो वह मुझे रेस्टोरेंट में ही छोड़कर चली गई थी। मगर बेचारी तनु की इस वक्त क्या हालत थी ये सिर्फ वही जानती थी। शुरू में जब मैंने उससे बातचीत बढ़ानी चाहिए थी तो वह काफी भाव खा रही थी, लेकिन बाद में जब फैक्ट्री में मेरे सीनियर क्वालिटी ऑब्जर्वर होने का रुतबा बढ़ा कि इस फैक्ट्री का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट मेरे अप्रूवल के बिना पास नहीं हो सकता और यहाँ तक कि मैनेजर वर्मा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, तो वह काफी प्रभावित होने के साथ साथ डर भी गई थी। उसे लगा कि अगर उसने मेरे साथ अच्छे संबंध नहीं रखे तो करियर में आगे बढ़ने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए उसने खुद आगे बढ़कर मुझसे दोस्ती की थी। लेकिन कल रात जब मैं रेस्टोरेंट में बिना कोई खास बात किए आराम से बैठ गया तो उसे लगा कि मैं उसे अहमियत नहीं दे रहा और वह गुस्से में मुझे खरी खोटी सुनाकर चली गई थी। पर आज सुबह जब उसे पता चला कि मैं डायरेक्टर साहब का मामूली स्टाफ नहीं बल्कि खुद इस कंपनी का 40% का मालिक हूँ तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसने कल रात मुझे ताने मारे थे उसे लग रहा था कि आज उसकी नौकरी का आखिरी दिन है। वह मेरे हाथ में रखी फाइल को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसकी बर्खास्ती का ऑर्डर हो। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाकर पूछा कि कहो तनु, आज यहाँ कैसे आना हुआ, कोई खास काम है? उसने डरते हुए सहमी आवाज में कहा कि नहीं सर, कोई बात नहीं है। मैंने अपनी आवाज को थोड़ा सख्त करते हुए कहा कि अगर आई हो तो काम की बात करके ही जाओ। तनु ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और बेहद मासूम चेहरा बनाकर बोली कि राज सर, कल रात जो भी हुआ उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मेरा मूड खराब हो गया था। अगर आपके दिल में मेरी दोस्ती के लिए थोड़ी भी जगह है तो मुझे एक मौका दीजिए। आज रात मैं खुद आपको एक शानदार डिनर पर ले जाऊंगी और कल की सारी गलतफहमी दूर कर दूंगी। उसका ये डरा हुआ और नखरे वाला अंदाज देखकर मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, पर मुझे लगा कि कल रात जो उसने नखरे दिखाए थे उसका सबक सिखाना तो बनता है। मैंने ठंडे लहजे में कहा कि रात का प्लान तो कैंसिल समझो, मेरे पास फालतू समय नहीं है। ये सुनते ही
ही तनु का दिल बैठ गया कि साला ये तो मान ही नहीं रहा। लेकिन तभी मैंने अपनी बात बदलते हुए कहा कि वैसे आज जो नए कपड़ों का नया स्टॉक आया है उसकी डिजाइनिंग और क्वालिटी चेकिंग अभी बाकी है। मैं सोच रहा था कि इसे कल देखूं, पर जब तुम खुद यहाँ आ ही गई हो तो क्यों ना। तनु को बात समझते देर नहीं लगी। वह तुरंत चहक कर बोली कि अरे राज सर, मैं तो खुद क्वालिटी चेकिंग डिपार्टमेंट में हूँ, ये तो मेरा फर्ज है, पर आज डिपार्टमेंट में बाकी स्टाफ नहीं है, मैं अकेली सब कैसे संभालूंगी, क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? अकेले मुझसे इतनी सारी ड्रेसेस की फिटिंग चेक नहीं हो पाती। उसने अपनी आवाज को और धीमा और सुरीला करते हुए कहा कि सर आपको तो पता ही है ना, हैवी डिजाइनर ड्रेसेस हैं, जब तक पीछे से कोई उन्हें सही से होल्ड न करे तब तक उनकी फिटिंग और हुक ठीक से चेक ही नहीं हो पाते। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो ठीक है, आखिर काम तो काम है, कंपनी के फायदे के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तनु ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ सर, आप सच में अपने काम के लिए सबसे ज्यादा समर्पित हैं। शाम को जब मैं फैशन ट्रायल रूम से बाहर आया तो मेरी कमर में थोड़ा खिंचाव आ गया था। मैंने अपनी पीठ को सीधा किया और सोचा कि चलो अब छुट्टी का वक्त हो गया है। ट्रायल रूम के अंदर तनु ने ड्रेसेस की फिटिंग और डिजाइनिंग के काम को बहुत ही ईमानदारी और लगन से अंजाम दिया था, जिसके लिए मैंने उसकी तारीफ की और उसे भरोसा दिलाया कि अगले महीने जो टीम लीडर का प्रमोशन होने वाला है उसमें उसका नाम सबसे ऊपर रहेगा। रात को पुराने डायरेक्टर साहब ने मेरे लिए एक शानदार पार्टी रखी थी, पर मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि किसी बूढ़े के साथ बैठकर कबाब तोड़ने से अच्छा था कि मैं किसी खूबसूरत दोस्त के साथ वक्त बिताऊं। पूरी फैक्ट्री के स्टाफ की दीवानी और हसरत भरी निगाहों के बीच मैं अपनी काली फरारी में बैठा और एक झटके में शोरूम से बाहर निकल गया। गाड़ी चलाते हुए मैंने सीधे कल वाली कॉलेज स्टूडेंट रिया को वॉइस कॉल लगाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ उधर से एक बेहद सुरीली और मीठी आवाज आई कि सर। उसकी वो सर कहने की अदा इतनी कातिलाना थी कि पल भर के लिए मेरा कलेजा ही मुंह को आ गया। उसने पूछा कि कहिए सर, आज अचानक इस वक्त मेरी याद कैसे आई? मैंने मजाक करते हुए कहा कि क्यों, क्या बिना किसी काम के मैं तुम्हें याद नहीं कर सकता? रिया ने हंसते हुए कहा कि अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप जब चाहें तब मुझे याद कर सकते हैं, मैं तो हमेशा हाजिर हूँ। मैंने कहा कि चलो तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे में तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, और हाँ आज काले रंग के कपड़े पहनना, मुझ पर उस रंग का भूत सवार है। रिया ने बिना कोई सवाल किए तुरंत कहा कि ठीक है सर, मैं अभी चेंज कर लेती हूँ। भाई ऐसी समझदार और बिना सवाल किए बात मानने वाली लड़कियां वाकई दिल जीत लेती हैं। न पूछा कहाँ जाना है, न पूछा क्या करना है, बस सीधे मान गई। कॉल कटते ही रिया तुरंत अपने अलमारी के कपड़े खंगालने लगी। उसकी सहेली यह सब देख रही थी। उसने मजे लेते हुए कहा कि क्या बात है रिया, आज तो खुद आगे बढ़कर अपनी बेहतरीन ड्रेस चुनी जा रही है, आज तो तुम सीधे पार्टी की पूरी लाइमलाइट अपने कब्जे में लेने की तैयारी में हो। रिया ने उसे डांटते हुए कहा कि चुप कर, कुछ भी बकवास मत कर। उसने अपनी अलमारी से एक बेहतरीन ब्लैक कलर की ट्रेंडी ड्रेस निकाली और पैरों में शानदार हील्स डाल ली। वह शीशे के सामने किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसने अपना कीमती एलवी का बैग हाथ में लिया और बिना एक पल गनवाए फ्लैट के नीचे आ गई। अभी मैं वहां पहुंचा नहीं था, इसलिए रिया गेट पर खड़ी होकर मुझे मैसेज करने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक तीखी आवाज आई कि अरे रिया, तुम यहाँ इस वीआईपी सोसाइटी में क्या कर रही हो? रिया ने मुड़कर देखा तो उसकी त्योरियां चढ़ गईं। सामने उसकी कॉलेज की रूममेट पायल खड़ी थी। यह लड़की बेहद छोटे दिल की थी, जिसे दूसरों की खुशी और तरक्की बर्दाश्त नहीं होती थी, और वह कॉलेज में हमेशा रिया को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती थी। वह पूरे कॉलेज में एक लाउडस्पीकर की तरह थी जो हर जगह दूसरों की बुराई और गॉसिप फैलाती फिरती थी। उनके 4 लड़कियों के ग्रुप में 5 व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे, जिनमें से 4 में तो ये अकेले ही रिया की बुराई करती रहती थी। इसी की हरकतों से तंग आकर रिया हॉस्टल छोड़कर इस फ्लैट में रहने आई थी, पर आज बदकिस्मती से दोनों का आमना सामना फिर हो गया था। लेकिन आज का मैदान रिया का था। वह पूरी तरह तैयार थी। उसने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाई और कहा कि अरे पायल दीदी, आप भी इसी इलाके में रहती हैं क्या? ये तो वाकई बड़ा इत्तेफाक है। ये कहते हुए रिया ने बड़े स्टाइल से अपने एलवी बैग की पट्टी को कंधे पर ठीक किया और अपने बालों को पीछे हटाते हुए अपनी कलाई में बंधी वो 24 लाख वाली हीरो से जड़ी घड़ी को साफ साफ फ्लॉन्ट दिखावा कर दिया। ये देखते ही पायल की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे अच्छे से पता था कि रिया का बैकग्राउंड बहुत ही साधारण है, फिर इसके पास ये लाखों का एलवी का बैग और ये हीरो वाली घड़ी कहां से आ गई? वह मन ही मन उसे टोकने के लिए पछता रही थी, पर अपनी झूठी शान दिखाने के लिए उसने बात संभाली और कहा कि हाँ मेरी प्यारी बहन, मैं भी बस अभी इस सामने वाले ब्लॉक में शिफ्ट हुई हूँ। वैसे आज इतनी सज धज कर कहाँ जाने की तैयारी है? असल में मेरे बॉयफ्रेंड अभी मुझे लेने आने वाले हैं। उनकी अपनी नई BMW कार है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ड्रॉप कर सकते हैं। पायल सोच रही थी कि तेरे पास महंगे कपड़े होंगे तो क्या हुआ, मेरे पास तो BMW कार वाला अमीर बॉयफ्रेंड है। रिया ने मन ही मन हंसते हुए सोचा कि जितने की तू कार की बात कर रही है उतने में तो मेरी हाथ की ये घड़ी भी नहीं आएगी। उसने मुस्कुराकर कहा कि शुक्रिया दीदी, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पार्टनर भी मुझे लेने बस आते ही होंगे। तभी अचानक एक चमचमाती हुई ब्लैक BMW कार हॉर्न बजाते हुए वहां आकर रुकी, मानो उसका ड्राइवर पूरी दुनिया को बताना चाहता हो कि वह कितनी बड़ी गाड़ी में आया है। कार से एक लड़का नीचे उतरा, पर उसकी नजरें अपनी गर्लफ्रेंड पायल को देखने के बजाय सीधे गेट पर खड़ी रिया के शानदार लुक पर जाकर टिक गई। पायल ने तुरंत उसका ध्यान भटकाने के लिए कहा कि सुनो ना राहुल, ये मेरी कॉलेज की दोस्त रिया है, चलो अब चलते हैं। लेकिन वह लड़का कहाँ मानने वाला था। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ सीधे रिया के पास आया और बोला कि हेलो, मेरा नाम राहुल है, शहर के बड़े रियल एस्टेट बिजनेस में हमारे परिवार के काफी शेयर्स हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसकी ये हरकत देखकर रिया को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। वह सोच रही थी कि ये लड़का कितना बड़ा दिखावा कर रहा है। वह उससे पीछा छुड़ाने के लिए कोई बहाना ढूंढ ही रही थी कि तभी अचानक दूर सड़क से एक बेहद दमदार और कान फाड़ देने वाली इंजन की दहाड़ सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा तो एक चमचमाती हुई मैट ब्लैक कलर की फरारी सुपरकार हवा की रफ्तार से आकर सीधे उस BMW के बगल में आकर रुकी, जिसने एक ही सेकंड में उस BMW कार को काफी छोटा और फीका साबित कर दिया था। अगले ही पल मैं अपनी फरारी का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और सीधे कदम बढ़ाते हुए रिया के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने मुस्कुराकर कहा कि रिया, काफी देर से इंतजार करना पड़ा क्या? रिया ने जब मुझे उस 10.5 करोड़ की फरारी से उतरते देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं सर, मैं भी बस अभी अभी नीचे आई हूँ। मैंने वहाँ खड़े उन दोनों अजनबियों की तरफ देखा और रिया से पूछा कि ये दोनों कौन है? रिया ने बिना एक सेकंड गनवाए तुरंत मेरा हाथ थाम लिया और बेहद ठंडे लहजे में सिर्फ 2 शब्द बोले कि कोई नहीं, हम इन्हें नहीं जानते। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे लगा शायद तुम्हारे दोस्त हैं, चलो फिर गाड़ी में बैठो। जब वो अजनबी हैं तो वहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं था। मैंने गियर डाला, एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। पीछे खड़ा वो राहुल नाम का लड़का गुस्से और शर्म के मारे लाल हो चुका था। रिया के उस हम इन्हें नहीं जानते वाले जुमले ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी थी और वह वहाँ किसी जोकर की तरह खड़ा रह गया था। उधर पायल तो गुस्से में अपने दांत चबा रही थी। उसे अब समझ
आया कि इस लड़की के पास इतने महंगे एलवी के कपड़े और बैग कहाँ से आए हैं। इसकी दोस्ती तो सीधे फरारी वाले से है। वो अपनी किस्मत को कोस रही थी कि सीधी दिखने वाली लड़की की किस्मत इतनी बुलंद कैसे हो गई। उसने गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड राहुल की तरफ मुंह फुलाया और चिल्लाई कि तुम भी एक फरारी क्यों नहीं खरीद लेते। राहुल ने झल्ला कर जवाब दिया कि अगर मेरे पास फरारी खरीदने के जितने पैसे होते तो मैं यहाँ BMW में समय क्यों बर्बाद करता। उधर गाड़ी के अंदर बैठी रिया उस आलीशान और लग्जरी केबिन को देखकर अंदर ही अंदर बेहद रोमांचित हो रही थी। उसने धीरे से पूछा कि सर, ये गाड़ी सच में बहुत खूबसूरत है, इसकी कीमत कितनी होगी। मैंने बिल्कुल शांत और कैजुअल अंदाज में कहा कि ज्यादा नहीं, बस यही कोई 10 साढ़े 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ की कीमत सुनकर रिया की तो मानो सांस ही अटक गई। मैंने गाड़ी चलाते हुए उससे पूछा कि चलो बताओ, रात के खाने में क्या पसंद करोगी। उसने वही पुराना रटा रटाया जवाब दिया कि जो आप खाना चाहें सर, वही मेरा भी मनपसंद है। मैंने हंसते हुए कहा कि अच्छा, तो फिर अंदाजा लगाओ कि मैं आज क्या खाने वाला हूँ। रिया ने हंसते हुए कहा कि इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म वेज नॉन वेज हंडी पॉट हॉट पॉट कैसा रहेगा। मैंने कहा कि बिल्कुल परफेक्ट, चलो फिर सीधे मॉल चलते हैं। मॉल की अंडरग्राउंड पार्किंग में मैंने जैसे ही अपनी फरारी पार्क की और नीचे उतरा, तभी बगल से एक आवाज आई कि भाई गाड़ी बहुत कड़क है, फरारी 812 का टॉप मॉडल है ना। मैंने मुड़कर देखा तो एक 25-26 साल का लड़का वहाँ खड़ा था, जो अपनी करोड़ों की ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी कार के बोनट पर टेक लगाकर खड़ा था। मैंने सिर हिलाया और कहा कि हाँ भाई, और तुम्हारी गाड़ी भी काफी शानदार है। वह लड़का मुस्कुराते हुए मेरे करीब आया और अपना फोन आगे बढ़ाते हुए बोला कि मेरा नाम वरुण है, चलो जान पहचान बढ़ाते हैं, कभी साथ में गाड़ियां दौड़ाएंगे। हमारा अपना एक सुपरकार क्लब है जहाँ हम अक्सर रेसिंग और इवेंट्स करते रहते हैं। मैंने कहा कि जरूर, मैं राज। इस तरह हमारी दोस्ती हो गई और उसने मुझे शहर के टॉप सुपरकार ओनर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया, जहाँ नियम के मुताबिक मैंने अपना नाम और अपनी गाड़ी का मॉडल लिख दिया। वरुण ने मुस्कुराकर कहा कि चलो भाई, मैं तुम्हारे और तुम्हारी दोस्त के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा, फिर मिलते हैं। और वह अपनी लैम्बोर्गिनी की आवाज के साथ वहां से निकल गया। जैसे ही मैं ग्रुप में ऐड हुआ, वहाँ के अमीर लड़कों ने दिल खोलकर मेरा स्वागत किया। तभी ग्रुप के एक मेंबर का पर्सनल मैसेज आया कि भाई, फरारी का यह मॉडल तो मेरा भी फेवरेट है, तुम सच में गाड़ियों के असली पार्की हो। वैसे अगले हफ्ते शहर की VIP लेक के पास एक बहुत बड़ा ओपन कार शो होने जा रहा है, क्या तुम अपनी गाड़ी के साथ वहाँ आना चाहोगे। मैंने सोचा कि वैसे भी मेरे पास कोई खास काम नहीं है, तो वहाँ जाकर जलवा दिखाने में क्या बुराई है। मैंने तुरंत रिप्लाई किया कि डन, मुझे लोकेशन भेज देना। उसने खुश होकर कहा कि तुम्हारी गाड़ी के लिए मैंने VIP स्टॉल बुक कर लिया है, बस नंबर प्लेट की डिटेल भेज दो। ये सब काम निपटाकर मैं रिया को साथ लेकर लिफ्ट से सीधे 4th फ्लोर के फूड कोर्ट में पहुंचा। मैंने पूछा कि रिया, यहाँ कौन सा हॉटपॉट सबसे बेस्ट है। रिया तो जैसे इस फील्ड की उस्ताद थी, वह तुरंत चहक कर बोली कि सर, इस मॉल में 3 जगह सबसे मशहूर हैं। एक जगह की सर्विस बहुत कमाल है, दूसरी जगह का सूप बहुत तीखा और मसालेदार होता है, और तीसरी जगह का स्वाद सबसे असली और पुराना है। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि ये आम जगह तो मैं पहले भी देख चुका था। आज मुझे कुछ VIP और अलग ट्राई करना था। मैंने ऊपर की मंजिल की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि वो जो 5th फ्लोर पे आलीशान रेस्टोरेंट दिख रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल है। रिया ने कहा कि सर, वो तो बहुत बड़ा VIP डाइनिंग हॉल है, मैं वहाँ कभी नहीं गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि जो पहले कभी नहीं किया वो आज करेंगे, चलो ऊपर चलते हैं। 5th फ्लोर का नजारा वाकई एकदम अलग और राजसी था। वहाँ के बड़े से बोर्ड पर सोने के अक्षरों में दी एम्परर सी फूड रेस्टोरेंट लिखा हुआ था। वहाँ का दरवाजा और माहौल देखकर ही समझ आ रहा था कि यहाँ का स्वाद और बिल दोनों ही होश उड़ाने वाले होंगे। हमारे अंदर घुसते ही एक वेटर ने झुककर हमारा स्वागत किया और पूछा कि वेलकम सर, क्या आपकी कोई एडवांस बुकिंग है। मैंने कहा कि बुकिंग तो नहीं है, पर क्या कोई एकदम प्राइवेट और शांत केबिन मिल सकता है। वेटर ने कहा कि जी बिल्कुल सर, आप मेरे पीछे आइए। वह हमें एक बहुत बड़े कांच के एक्वेरियम जलजीवशाला के पास ले गया, जहाँ दुनिया भर के सबसे महंगे और ताजे समुद्री जीव रखे हुए थे। किंग क्रैब, ब्लैक टाइगर, प्रॉन और बड़ी बड़ी कीमती मछलियाँ। वेटर ने कहा कि सर, आप यहाँ अपनी पसंद के जीव खुद चुन सकते हैं, उन्हें आपके लिए लाइव पकाया जाएगा। मेरे लिए यह बिल्कुल नया और मजेदार अनुभव था। मैंने बिना सोचे समझे वहाँ मौजूद सबसे बड़े साइज के केकड़े, झींगे और कुछ बेहद रेयर सी फूड्स पर उंगली रख दी। जब हम केबिन के अंदर जाकर बैठे तो वेटर ने हमारे सामने मेन्यू कार्ड रखा। उसने कहा कि सर, सी फूड के अलावा हमारे यहाँ कुछ इंटरनेशनल VIP डिशेस भी हैं, आप देख सकते हैं। मैंने मेन्यू कार्ड खोला तो भाई, वहाँ किसी भी डिश की कीमत हजारों से कम नहीं थी। मैंने बिना संकोच किए एक के बाद एक कई सारी डिशेस के नाम बोल दिए। फ्रेंच सैल्मन फिश, स्पेशल वाइन सॉस वाली खास डिश, आर्कटिक शेलफिश और ब्लूफिन टूना मछली। वेटर ने मेरी इतनी लंबी लिस्ट देखकर धीरे से टोकते हुए कहा कि सर, आपने जो सी फूड चुना है वह 2 लोगों के हिसाब से काफी ज्यादा है, आप सिर्फ 3-4 डिशेस ही ऑर्डर करें तो बेहतर होगा। मैंने कार्ड बंद करते हुए रॉब से कहा कि ठीक है, तो फिर साथ में 2 बॉक्स ब्लैक कैवियर, कीमती मछली के अंडे भी ऐड कर दो, बस इतना काफी है। मेरी इस अमीरी को देखकर वेटर ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। तभी रिया ने मेरी तरफ अपनी झुकी हुई पलकों से देखा और बहुत ही सुरीली आवाज में कहा कि सर, आज मेरा स्पेशल जूस पीने का बहुत मन है। मैंने वेटर की तरफ देखा और सीधे दुनिया के सबसे महंगे फ्रेंच पेय का नाम ले लिया। वेटर ने कहा कि जी सर, मैं अभी लाता हूँ। थोड़ी ही देर में वो उसकी बोतल लेकर तो आया, पर उसने बोतल को खोला नहीं। उसने बेहद विनम्रता से एक बिल मेरे सामने रखा और बोला कि सर, बेहद माफी चाहता हूँ, पर इस खास इंटरनेशनल ड्रिंक को खोलने से पहले इसका बिल क्लियर करना होता है। इसका कुल अमाउंट 1,28,000 रुपए है। 1,28,000 की सिर्फ एक बोतल। ये सुनकर रिया के तो होश ही उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि एक बोतल की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। लेकिन मेरे चेहरे पर शिकन का एक कतरा भी नहीं आया। मैंने तुरंत अपना कार्ड निकाला और स्वाइप कर दिया। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही मशीन से जो टिंग की आवाज आई, उसने वेटर के चेहरे की इज्जत को 1000 गुना और बढ़ा दिया। अब वह मेरे सामने बहुत अदब से झुककर बात कर रहा था। थोड़ी ही देर में एक एक करके सारी डिशेस टेबल पर सज गईं। उनकी सजावट इतनी कमाल और बारीक थी कि मुझे लग रहा था कि आधा पैसा तो इन्होंने सिर्फ शेफ की कलाकारी और नक्काशी का ही ले लिया है। लेकिन रिया तो पूरी तरह जोश में आ चुकी थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उस 1,28,000 की बोतल और उसके बिल के साथ टेबल की कई सारी तस्वीरें खींचने लगी। उसने तरह तरह के क्लोजअप शॉट्स लिए और तुरंत अपनी प्रोफाइल पर एक फोटो पोस्ट कर दी, जिसके नीचे उसने बहुत ही गहरा कैप्शन लिखा कि कभी कभी दुनिया के दिखावे से ज्यादा सुकून का एक घूंट दिल को बेहतर समझता है। और भाई, उसने चालाकी से उस पोस्ट की प्राइवेसी में सिर्फ उस जलनखोर पायल को ऐड कर रखा था, ताकि सिर्फ वही इसे देख सके। और हुआ भी वही। अगले ही सेकंड पायल ने उस फोटो को देखा, गुस्से में लाइक किया और फिर तुरंत अनलाइक कर दिया। रिया का निशाना बिल्कुल सही जगह लगा था। उसका दिल खुश हो गया। वो अपनी खुशी में ये भी भूल गई कि दोपहर को जो उसने लाखों के बैग और घड़ियां खरीदी थी, उनकी फोटो तो अभी पोस्ट
पोस्ट करना बाकी है। उसने मन ही मन सोचा कि वह आगे अपनी सहेली को और सरप्राइज देगी। मैंने उसे खाते हुए देखा और कहा कि चलो, अगर तुम्हारी फोटोग्राफी पूरी हो गई हो तो अब खाना शुरू करें। रिया ने तुरंत फोन साइड में रखा और अपनी खूबसूरत मुस्कान के साथ बोली कि थैंक यू सो मच सर, आज की रात सच में बहुत स्पेशल है। हमने अपने ग्लास में लाया और खाना शुरू किया। सी फूड वाकई बहुत ताजा और लाजवाब था, पर वो जो 2 डिब्बे लाखों के कैवियार आए थे वो इतने खारे और अजीब थे कि मुझे लगा इससे बेहतर तो हमारे घर का नींबू का अचार होता है। हमारी ये शाही दावत करीब 2 घंटे तक चली, पर उस महंगे ड्रिंक की बोतल में से रिया ने सिर्फ 1-2 घूंट ही पिए थे। मुझे लगा कि काफी देर हो चुकी है, इसलिए मैंने वेटर को आवाज दी कि बिल लाओ। वेटर ने बिल थमाया जिस पर कुल रकम 27,600 रुपए लिखी थी। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत कार्ड स्वाइप किया और पेमेंट डन हो गई। वेटर ने पूछा कि सर, क्या इस बची हुई बोतल को यहीं छोड़ दिया जाए? मैंने हाथ से मना किया और रिया की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या तुम्हें ये पसंद आई? इसे अपने साथ ले जाओ। रिया ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और चहकते हुए बोली कि हाँ सर, मुझे ये बहुत पसंद आई, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। मैं रिया को साथ लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकला और नीचे आते वक्त रास्ते में हमें हुआवे का एक बड़ा सा ब्रांड स्टोर दिखाई दिया। मैं सीधे स्टोर के अंदर गया और सेल्समैन से पूछा कि तुम्हारे यहाँ सबसे लेटेस्ट और बेस्ट मॉडल कौन सा है? वहाँ खड़े एक युवा सेल्समैन लड़के ने बड़े उत्साह के साथ फोन की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया कि सर, ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना है। इसका झूम कैमरा इतना पावरफुल है कि आप एक ही लेंस से चांद की भी साफ तस्वीर ले सकते हैं। मुझे फोन का डिजाइन और फीचर्स काफी पसंद आए। मैंने तुरंत काउंटर पर हाथ मारा और कहा कि ठीक है, मुझे इसका व्हाइट कलर का टॉप मॉडल दे दो। उसकी कीमत 8,999 रुपए थी। मैंने तुरंत कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर दी। मैंने रिया की तरफ देखकर पूछा कि क्या तुम्हें भी अपना फोन बदलना है? पर उसने मुस्कुराकर मना कर दिया कि मुझे दूसरे ब्रांड के फोन ज्यादा पसंद है। लेकिन जब मैं बिल पेमेंट कर रहा था तो सेल्समैन लड़के के दिल पर मानो सांप लौट रहे थे और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। असल में उसने रिया को पहचान लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही स्कूल की वो मशहूर दोस्त स्कूल क्वीन थी, जिसे वो पिछले 3 सालों से एक तरफा पसंद करता आ रहा था। उसने स्कूल के दिनों में रिया के लिए कई तारीफों वाले खत लिखे थे, पर डर के मारे कभी नीचे अपना नाम लिखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 1.5 साल बाद जब वो अपनी इस पुरानी क्रश को दोबारा देखेगा तो वह किसी और अमीर आदमी के साथ मुस्कुराती हुई खड़ी होगी। मगर उस नादान लड़के को यह नहीं पता था कि रिया को स्कूल के दिनों में ऐसे नामहीन और बिना नाम वाले सैकड़ों खत मिलते थे, जिन्हें वह बिना खोले सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया करती थी। मैंने जैसे ही अपना नया फोन चालू किया, मुझे वह इतना अच्छा लगा कि मैंने तुरंत रिया का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो इस नए कैमरे से एक बढ़िया सी फोटो लेते हैं। मैंने उसी सेल्समैन लड़के की तरफ फोन बढ़ाया और कहा कि भाई जरा हमारी एक अच्छी सी तस्वीर खींच दो। अब भाई वह लड़का जितनी बार कैमरे का बटन दबा रहा था, उसका दिल उतनी ही बार अंदर से टूटकर बिखर रहा था। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे और वह रोने ही वाला था। मैंने उसकी ये हालत देखकर हैरान होकर पूछा कि अरे भाई, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? उस लड़के ने अपने आंसू छुपाते हुए झूठी मुस्कान के साथ कहा कि नहीं सर, कुछ नहीं। असल में इस फोन का कैमरा इतना खूबसूरत और लाजवाब है कि इसकी क्लैरिटी देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने हंसते हुए फोन वापस लिया और तस्वीर देखी। फोटो वाकई बहुत शानदार आई थी। तभी रिया ने मेरे थोड़ा और करीब आते हुए दबी आवाज में पूछा कि सर, क्या मैं इस खूबसूरत तस्वीर को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकती हूँ? मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों की गहराई को महसूस किया और सीधे सीधे शब्दों में अपनी शर्त रख दी कि रिया, तुम इस फोटो को बिल्कुल पोस्ट कर सकती हो और दुनिया के सामने हमारी दोस्ती को कबूल भी कर सकती हो। तुम आज से मेरी ऑफिशियल पार्टनर हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमारा ये रिश्ता सिर्फ यहीं तक रहेगा। हम कभी शादी नहीं करेंगे। क्या तुम मेरी इस बात का मतलब समझ रही? रिया को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी और इतनी आसानी से उसे अपनी लाइफ का हिस्सा मान लूंगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तो बस मेरा स्टेटस और अपनी सहेलियों के सामने धौंस जमाने का मौका ढूंढ रही थी। शादी के बारे में तो उसने अभी दूर दूर तक कुछ सोचा ही नहीं था। उसने तुरंत मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लिया और बोली कि सर, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं आज से सिर्फ और सिर्फ आपकी ही ऑफिशियल पार्टनर हूं। बगल में खड़ा वो सेल्समैन लड़का जब हमारे बीच की यह बातचीत सुन रहा था तो उसका बचा कुचा दिल भी कांच की तरह चकनाचूर हो गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि बिना शादी वाली पार्टनरशिप, यानी ये इतनी बड़ी स्कूल क्वीन आज इस अमीर आदमी की बातों में आकर बस एक शॉर्ट टर्म रिलेशन और टाइम पास बनकर रह गई है। और सबसे बड़ी बात कि यह लड़की इस बात से दुखी होने के बजाय इतनी ज्यादा खुश है। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा कि धिक्कार है इस पैसे की ताकत पर। साला, पैसा हो तो दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज भी आपके करीब आ जाती है। मुझे भी अब इस छोटी नौकरी के चक्कर से बाहर निकलना होगा और किसी भी तरह बहुत सारा पैसा कमाना होगा। और भाई, उस एक रात के बाद उस लड़के के अंदर का वो मासूम और सच्चा आशिक हमेशा के लिए मर गया और दुनिया की इस भीड़ में एक और ऐसा इंसान पैदा हो गया जो अब सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाला अंधा खिलाड़ी बनने वाला था।